जंगल में दिखी वह हल्की सी चमक किसी भ्रम की तरह नहीं थी। अगली सुबह युवान, रिद्धिमा और समर उस दिशा में निकल पड़े। गांव के दो बुजुर्ग भी साथ हो लिए। नीम के पेड़ से आगे बढ़ते ही रास्ता घना और अनजान हो गया। पेड़ों की छाया में अजीब सी ठंडक थी। जहां पिछली बार अंगूठी मिली थी, उससे आगे एक छोटी सी खुली जगह थी। वहीं मिट्टी के बीच राख जैसा कुछ फैला हुआ था। बीच में एक पत्थर रखा था और उसके ऊपर आधा जला हुआ दीपक। रिद्धिमा ने कहा, ये किसी ने जानबूझकर किया है। युवान ने आसपास देखा। मिट्टी पर अजीब से चिन्ह बने थे, मानो किसी ने कुछ खोजने की कोशिश की हो। समर ने कहा, डायरी में एक और जगह का उल्लेख था। शायद यही वह स्थान है। रिद्धिमा ने डायरी का बचा हुआ हिस्सा निकाला। उसमें लिखा था, सत्य केवल उस रात में नहीं, उससे पहले में छिपा है। युवान के मन में हलचल हुई। क्या कहानी वैसी नहीं थी जैसी पीढ़ियों से सुनाई जाती रही? उन्होंने मिट्टी को थोड़ा और खोदा। कुछ ही देर में एक छोटा सा धातु का संदूक मिला। पुराना, जंग लगा, पर बंद। संदूक खोलने पर भीतर कपड़े में लिपटी एक चिट्ठी और एक पुराना लॉकेट मिला। लॉकेट पर एक स्त्री की धुंधली आकृति उकेरी थी, पर वह गौरी नहीं लग रही थी। रिद्धिमा ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, यदि यह मिले तो समझो कि सत्य आधा नहीं, पूरा सुनना। चिट्ठी पढ़ते ही सब सन्न रह गए। उसमें लिखा था कि राजा पर हुआ हमला केवल व्यक्तिगत ईर्ष्या नहीं था। उस रात राजा ने स्वयं किसी को बचाने के लिए अपने प्राण जोखिम में डाले थे। और वह कोई गौरी नहीं, बल्कि एक और स्त्री थी। युवान की धड़कन तेज हो गई। रिद्धिमा ने पूछा, कौन? चिट्ठी में नाम धुंधला था, पर इतना साफ था कि वह समर के पूर्वज की बहन थी। समर अवाक रह गया। उसने कहा, हमारे परिवार में यह बात कभी नहीं कही गई। चिट्ठी में आगे लिखा था कि उस स्त्री पर झूठा आरोप लगाया गया था। राजा उसे बचाने पहुंचे थे। हमलावरों का निशाना वही थे, पर वार राजा पर हो गया। ये ट्विस्ट किसी ने सोचा भी नहीं था। कहानी प्रेम की थी, पर बलिदान का पक्ष कहीं दब गया था। गौरी को कभी सच्चाई पता नहीं चली। उसने केवल परिणाम देखा। रिद्धिमा की आंखों में आंसू थे। युवान ने कहा, तो क्या पुनर्जन्म केवल प्रेम के लिए नहीं, न्याय के लिए भी था? उसी क्षण झाड़ियों में सरसराहट हुई। वही तस्कर फिर दिखाई दिया, पर इस बार वह अकेला नहीं था। दो और लोग साथ थे। उन्होंने संदूक छीनने की कोशिश की। युवान और समर ने उन्हें रोकने की कोशिश की। संघर्ष हुआ। एक पल को लगा कि संदूक गिरकर टूट जाएगा। रिद्धिमा ने तेजी से लॉकेट उठाकर अपने गले में डाल लिया। अचानक तेज हवा चली। पेड़ों की डालियां जोर से हिलने लगीं। तस्कर घबरा गए। वे भाग खड़े हुए। सब कुछ शांत हुआ तो युवान ने रिद्धिमा की ओर देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। वह बोली, मुझे कुछ याद आ रहा है। उसने आंखें बंद की। दृश्य उभरा। वो उसी जंगल में है। एक युवती रो रही है। राजा कह रहे हैं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। रिद्धिमा ने आंखें खोलीं। उसने धीमे से कहा, मैं गौरी नहीं थी। मैं वही थी जिसे बचाने के लिए वे आए थे। युवान स्तब्ध रह गया। तो क्या ये पुनर्जन्म की नई परत है? क्या आत्माएं केवल प्रेमी नहीं, साक्षी भी बनकर लौटती हैं? समर ने कहा, तो मेरे पूर्वज निर्दोष थे। उन्होंने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की, पर दोष का बोझ पीढ़ियों तक उठाया। गांव लौटकर उन्होंने सबको सच्चाई बताई। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, पर चिट्ठी, लॉकेट और डायरी के पन्नों ने सब स्पष्ट कर दिया। मिलन उत्सव इस बार अलग था। मंच पर युवान ने कहा कि प्रेम की कथा में बलिदान का अध्याय भी जोड़ना होगा। रिद्धिमा ने स्वीकार किया कि उसकी आत्मा शायद उस स्त्री की है जिसे बचाया गया था। गांव में सन्नाटा छा गया। फिर किसी बुजुर्ग ने कहा, इसका अर्थ है कि राजा का प्रेम केवल एक स्त्री तक सीमित नहीं था। वह अन्याय के विरुद्ध खड़े थे। ट्विस्ट ने कहानी को गहरा कर दिया। अब ये केवल पुनर्मिलन की कथा नहीं रही। ये न्याय, प्रायश्चित और सच्चाई की भी कथा बन गई। समर ने अपने परिवार की ओर से वर्षों का अपराधबोध छोड़ने की घोषणा की। गांव ने उसे गले लगाया। रात को जब दीप जले तो इस बार 3 दीप साथ रखे गए। एक प्रेम के लिए,
एक बलिदान के लिए, एक सत्य के लिए। युवान और रिद्धिमा नीम के नीचे बैठे थे। युवान ने कहा, तो क्या हमारा मिलन भी किसी अधूरे अध्याय को पूरा करने के लिए है? रिद्धिमा ने मुस्कुराकर कहा, शायद हर जन्म में कोई नया सच जुड़ता है। अचानक लॉकेट गर्म सा महसूस हुआ। रिद्धिमा ने उसे छुआ। उसमें छिपी एक छोटी सी पर्ची बाहर गिर पड़ी। उस पर लिखा था, अंतिम सत्य महल के खंडहरों में है। सब चौंक गए। महल के खंडहर अब भी कस्बे से दूर थे, जहां कभी आरव को स्मृति लौटी थी। युवान ने कहा, कहानी अभी खत्म नहीं। वे अगले दिन वहां जाने का निर्णय लेते हैं। रात लंबी थी, पर किसी को नींद नहीं आई। रोमांच अब अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। सुबह वे महल के खंडहरों में पहुंचे। दीवारें टूटी थीं, पर एक कक्ष अपेक्षाकृत सुरक्षित था। वहीं फर्श पर अजीब सा चिन्ह बना था। उन्होंने पत्थर हटाया। नीचे एक और छोटा सा कक्ष था। उसमें एक दर्पण रखा था, पुराना पर साफ। रिद्धिमा ने दर्पण में देखा। क्षण भर को उसे दो चेहरे दिखे, एक गौरी का, एक उस अज्ञात स्त्री का। दर्पण के पीछे लिखा था, आत्मा एक नहीं, अनेक रूपों का संगम है। युवान ने महसूस किया कि पुनर्जन्म रेखा नहीं, वृत्त है। ट्विस्ट यही था, कहानी का नायक केवल राजा नहीं था, नायिका केवल एक नहीं थी। हर आत्मा में अनेक कथाएं थीं। गांव लौटते समय सबके मन में हलचल थी, पर भय नहीं। उन्हें लगा कि उन्होंने अधूरी गुत्थी सुलझा ली। मिलन उत्सव की अंतिम रात को रिद्धिमा ने कहा, प्रेम सीमित नहीं होता। वह रक्षा भी है, बलिदान भी, और कभी कभी वह स्वयं सत्य को जन्म देता है। दीपों की रोशनी में युवान ने उसका हाथ थामा। अब उनका मिलन केवल रोमांस नहीं, समझ भी था। कहानी ने नया मोड़ लिया था, और दर्शकों के लिए अब हर अध्याय एक नया रहस्य लेकर आएगा। क्योंकि जब आत्माएं लौटती हैं तो केवल अधूरा प्रेम नहीं, अधूरा सत्य भी साथ लाती हैं। आरव ने जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों से नीचे कदम रखा, उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से हल्की हो गई हो। रात की हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने समय की परछाई उसके आसपास तैर रही हो। नैना उसके पीछे पीछे आ रही थी, पर उसकी चाल में झिझक थी। उसने धीरे से कहा, आरव, तुम्हें भी महसूस हो रहा है न, कुछ बदल रहा है? आरव ने जवाब नहीं दिया, पर उसके मन में बचपन से देखे गए वे अजीब सपने एक एक कर जागने लगे। वही महल, वही लंबी गलियारे, वही खून से सनी तलवार, और वही चेहरा जो उसे हर बार मरने से पहले दिखाई देता था। उसने अचानक मुड़कर नैना का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। अगर यह सच है, अगर मैं वही हूँ जो सोच रहा हूँ, तो इस बार कहानी अधूरी नहीं रहेगी। नैना ने उसकी ओर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसका दिल कह रहा था कि वह जो भी है, जैसा भी है, वही उसका सच है। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा। मंदिर के पुजारी खड़े थे, पर आज उनकी आंखों में वह शांति नहीं थी जो हमेशा दिखती थी। उनकी आंखों में गहराई थी और एक छिपा हुआ रहस्य। समय आ गया है, पुजारी ने धीमे स्वर में कहा। तुम्हें सब जानना होगा। आरव के भीतर कुछ कांपा। वह जानता था कि यह वही क्षण है जिससे वह वर्षों से भागता रहा था। पुजारी ने उन्हें मंदिर के पीछे बने एक पुराने कक्ष में ले जाकर एक लकड़ी का संदूक खोला। उस संदूक में एक पुरानी तलवार, एक राजमुकुट और एक ताबीज रखा था। ताबीज को देखते ही आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। जैसे ही ताबीज उसकी त्वचा से छुआ, उसकी आंखों के सामने सब स्पष्ट हो गया। वह राजा था, उसका नाम आदित्य था। उसने एक गरीब लड़की से प्रेम किया था, वही लड़की जो आज नैना के रूप में उसके सामने खड़ी थी। उनके प्रेम को किसी ने स्वीकार नहीं किया था, और उसी रात जब वे भागने वाले थे, उसका कत्ल कर दिया गया था। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। नैना स्तब्ध खड़ी थी। उसे भी अचानक कुछ दृश्य याद आने लगे। एक नदी का किनारा, एक वादा, और खून में लथपथ एक शरीर। तुम वही हो, उसने फुसफुसाया। आरव ने सिर हिलाया। और इस बार मैं तुम्हें खोऊंगा नहीं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं थी। पुजारी ने कहा,
जिसने तुम्हें मारा था वह भी लौट आया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। वह तुम्हारे आसपास ही है। आरव का दिल बैठ गया। कौन? पुजारी ने सीधा जवाब नहीं दिया। वह जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा था। आरव और नैना मंदिर से बाहर निकले तो रात और भी गहरी हो चुकी थी। अचानक सामने से एक कार आकर रुकी। उसमें से विक्रम उतरा। विक्रम, जो आरव का सबसे करीबी दोस्त था, जिसने हमेशा उसका साथ दिया, पर आज उसकी आंखों में कुछ अजीब था। इतनी रात को मंदिर? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। आरव ने उसे ध्यान से देखा। उसे वही चेहरा याद आया जो उसे मरने से पहले दिखाई देता था। वही आंखें, वही ठंडी मुस्कान। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये संभव है? क्या उसका सबसे अच्छा दोस्त ही? विक्रम ने पास आकर कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक तो है? उस स्पर्श में ठंडक थी, जैसे किसी पुराने दुश्मन की छाया। आरव ने खुद को संभाला। वह अभी कुछ नहीं कह सकता था। उसे सच जानना था। अगर विक्रम वही है तो इस बार खेल अलग होगा। अगले दिन से घटनाएं अजीब होने लगीं। आरव को बार बार अज्ञात नंबर से कॉल आने लगे। किसी की भारी आवाज कहती, इतिहास दोहराया जाएगा। नैना के घर के बाहर किसी ने लाल रंग से लिखा, राजा फिर मरेगा। डर उनके चारों ओर जाल बुन रहा था, पर इस बार वे भागने वाले नहीं थे। आरव ने ठान लिया कि वह सच का सामना करेगा। एक रात वह अकेला उस पुराने किले के खंडहर में पहुंचा जो उसके सपनों में आता था। वह जगह वर्षों से वीरान थी, पर आज वहां हल्की रोशनी थी, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। वह अंदर गया। दीवारों पर वही चित्र थे जो उसने सपनों में देखे थे, और बीच में एक आदमी खड़ा था। विक्रम, तो तुम्हें सब याद आ गया? विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में अब दोस्ती नहीं थी, वह ठंडी और निर्दयी थी। हाँ, मैं ही था जिसने तुम्हें मारा था। आरव का खून खौल उठा। क्यों? विक्रम हंसा। क्योंकि मैं भी उससे प्रेम करता था, और एक गरीब लड़की के लिए तुमने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया। मैं हार नहीं मान सकता था। आरव की मुट्ठियां भींच गईं। पर तभी विक्रम ने कहा, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अचानक पीछे से आवाज आई। नैना, वह भी वहां पहुंच चुकी थी। उसने सब सुन लिया था। विक्रम ने उसकी ओर देखा। इस बार भी वही होगा। उसने पिस्तौल निकाली। समय जैसे थम गया। आरव आगे बढ़ा। गोली चली। एक चीख गूंजी। धूल और धुएं के बीच जब सब साफ हुआ तो विक्रम जमीन पर गिरा था। गोली उसी को लगी थी। उसके चेहरे पर आश्चर्य था। ये कैसे? आरव ने उसकी ओर देखा। इस बार मैं तैयार था, पर तभी विक्रम ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, तुम सोचते हो सब खत्म हो गया? उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मैं अकेला नहीं हूँ। उसकी सांस थम गई। किले में सन्नाटा छा गया। नैना रोते हुए आरव के पास आई। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। उन्हें लगा कि शायद यह अंत है, पर विक्रम के अंतिम शब्द उनके दिल में गूंजते रहे। अगले दिन खबर फैली कि विक्रम की मौत एक दुर्घटना थी। किसी को सच्चाई नहीं पता थी। आरव और नैना ने तय किया कि वे अपने अतीत की परछाई से दूर एक नई शुरुआत करेंगे। महीने बीत गए। दोनों ने एक छोटा सा घर लिया। आरव ने अपनी नौकरी पर ध्यान देना शुरू किया। नैना ने अपनी पढ़ाई पूरी की। धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होने लगी। एक शाम वे उसी नदी किनारे बैठे थे जहां उन्हें अपने पिछले जन्म की यादें आई थीं। सूरज ढल रहा था। हवा में सुकून था। आरव ने जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। इस बार हम भागेंगे नहीं। खुली आसमान के नीचे वादा करेंगे। नैना की आंखें भर आईं। उसने मुस्कुराकर हाँ कहा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ विश्वास। पर जैसे ही आरव ने अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई, दूर किसी पेड़ के पीछे एक छाया हिली। किसी ने मोबाइल पर उनकी तस्वीर खींची। स्क्रीन पर वही शब्द उभरे, खेल अभी बाकी है। और कहानी यहीं एक नए सस्पेंस के साथ ठहर गई। पेड़ के पीछे खड़ी वह छाया कुछ क्षण तक स्थिर रही, फिर धीरे धीरे अंधेरे में घुल गई। मोबाइल की स्क्रीन पर आरव और नैना की मुस्कुराती तस्वीर चमक रही थी। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, खेल अभी बाकी है।
उसी समय किसी ने वह तस्वीर एक अज्ञात नंबर पर भेज दी। नदी किनारे आरव और नैना को कुछ पता नहीं था। वे अपने छोटे से संसार में डूबे हुए थे। नैना ने सिर आरव के कंधे पर रख दिया। आरव ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, इस बार कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी रात आरव को फिर वही सपना आया, वही किला, वही लंबा गलियारा, पर इस बार वह अकेला नहीं था। उसके सामने एक दरवाज़ा खुला। दरवाजे के पीछे एक कमरा था जिसमें दीवारों पर आईने लगे थे। हर आईने में उसे अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा था, पर एक आईने में उसका चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा था। वह चेहरा विक्रम का नहीं था, वह एक अनजान आदमी था। उसकी आंखों में ठंडी हंसी थी। आरव चौंक कर उठ बैठा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। सुबह होने तक उसे नींद नहीं आई। उसने तय किया कि वो उस सपने का मतलब समझेगा। अगले दिन जब वो ऑफिस से लौटा तो घर के दरवाजे पर एक लिफाफा रखा था। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, बस एक सफ़ेद लिफाफा। उसने उसे खोला। अंदर वही तस्वीर थी जो नदी किनारे ली गई थी, और पीछे लिखा था, अगला अध्याय शुरू। नैना का चेहरा पीला पड़ गया। कौन हो सकता है? आरव ने दांत भींच लिए। जिसने भी ये खेल शुरू किया है वह चाहता है कि हम डरें। उस रात उन्होंने तय किया कि वे उस पुराने किले में फिर जाएंगे, क्योंकि हर सुराग वहीं से जुड़ता था। आधी रात को वे वहां पहुंचे। हवा में सन्नाटा था। टूटी हुई दीवारों के बीच चांद की रोशनी गिर रही थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े उन्हें कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कोई था, पर दिख नहीं रहा था। अचानक सामने की दीवार पर एक प्रोजेक्टर की रोशनी जली। दीवार पर उनका वीडियो चलने लगा। नदी किनारे का दृश्य, उनकी बातें, उनकी हंसी। नैना कांप गई। आरव ने इधर उधर देखा। सामने आओ, उसने जोर से कहा। कुछ पल बाद अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। करीब 40 साल का, चेहरा शांत, पर आंखों में अजीब चमक। तुम मुझे नहीं जानते, उसने कहा, पर मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। आरव ने पूछा, कौन हो तुम? वह मुस्कुराया। जिस कहानी को तुम पुनर्जन्म समझ रहे हो वह पूरी सच्चाई नहीं है। नैना का दिल धड़कने लगा। क्या मतलब? आदमी ने धीरे धीरे कहा, तुम्हारी मौत उस रात अकेले विक्रम की वजह से नहीं हुई थी। आरव की सांस अटक गई। और कौन था? मैं। किले की हवा जैसे जम गई। मैंने ही उसे उकसाया था। मैंने ही उसे बताया था कि तुम भागने वाले हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी हार देखनी थी। आरव आगे बढ़ा। क्यों? वह आदमी कुछ पल चुप रहा। क्योंकि मैं तुम्हारा भाई था। नैना के मुंह से चीख निकल गई। आरव के भीतर जैसे कुछ टूट गया। भाई, उसे धुंधली याद आई। एक चेहरा, एक मुस्कान, और फिर वही चेहरा अंधेरे में बदलता हुआ। तुम्हें सब कुछ मिल रहा था, वह आदमी बोला। मुकुट, सम्मान, प्रेम, और मैं हमेशा पीछे। उस रात मैंने सोचा, अगर तुम नहीं रहोगे तो सब मेरा होगा। आरव के भीतर गुस्से की आग भड़क उठी। और अब? वह आदमी शांत स्वर में बोला, अब मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि तुम फिर से जीत पाते हो या नहीं। अचानक किले के बाहर से पुलिस की सायरन जैसी आवाज आई। वह आदमी मुस्कुराया। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। अगर तुमने मुझे छुआ भी तो ये वीडियो बाहर चला जाएगा। लोग समझेंगे कि तुमने मुझे धमकाया। आरव ने खुद को रोका। वो समझ गया कि यह खेल दिमाग का है। उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आदमी पीछे हट गया। अगली बार मिलेंगे, और अंधेरे में गायब हो गया। आरव और नैना किले से बाहर आए तो आसमान में बादल छा चुके थे। बारिश शुरू हो गई, जैसे अतीत की धूल फिर से धुल रही हो। घर लौटते वक्त नैना ने कहा, क्या वह सच कह रहा था? आरव ने लंबी सांस ली। मुझे याद नहीं, पर दिल कह रहा है कि कहानी अभी अधूरी है। अगले कुछ दिनों तक कोई संदेश नहीं आया। सब सामान्य लगने लगा, पर भीतर का डर कायम था। एक शाम नैना को कॉलेज से लौटते समय लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह तेज चलने लगी। कदमों की आवाज़ भी तेज हो गई। अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो वही आदमी था। डरो मत, उसने कहा। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नैना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की।
क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो या ये सिर्फ पिछले जन्म का असर है? नैना ने उसकी आंखों में देखा। प्यार जन्म नहीं देखता, उसकी आवाज में दृढ़ता थी। आदमी कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया। देखते हैं। वह चला गया। नैना कांपती हुई घर पहुंची। आरव ने सब सुना। उसकी आंखों में इस बार गुस्से के साथ एक योजना भी थी। वो हमें मानसिक रूप से तोड़ना चाहता है, आरव ने कहा। पर हम टूटेंगे नहीं। उस रात उन्होंने एक निर्णय लिया। वे उस आदमी के अतीत का पता लगाएंगे। कौन है वह, कहाँ से आया और उसे कैसे रोकना है। कुछ खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि उसका नाम करण है। वह शहर में कुछ महीनों पहले आया था। उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, जैसे उसका कोई अतीत ही न हो। आरव ने महसूस किया कि यह खेल साधारण नहीं है। ये सिर्फ बदला नहीं, ये किसी अधूरी प्रतिज्ञा की गूंज है। एक रात जब आरव अकेला था, उसे फिर वही सपना आया। इस बार किले में वह अपने भाई के सामने खड़ा था। भाई की आंखों में आंसू थे। वह कह रहा था, मैंने तुम्हें मारा नहीं, मैंने खुद को मारा। आरव की आंख खुली तो उसका दिल भारी था। क्या करण सच में उसका भाई था, या ये भी एक चाल? अगली सुबह उसे एक मैसेज मिला, एक लोकेशन, साथ में लिखा था, सच जानना है तो अकेले आओ। आरव ने नैना से कुछ नहीं कहा। वह अकेला उस जगह पहुंचा। वह शहर के बाहर एक पुराना गोदाम था। अंदर अंधेरा था। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा पीछे से बंद हो गया। लाइट जली। करण सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। ये तुम्हारी है, उसने कहा। पिछले जन्म की। आरव का दिल थम गया। डायरी में उसके अपने लिखे शब्द थे, प्रेम, सपने, डर, और एक आखिरी पन्ना जिसमें लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो मेरा भाई कभी सुकून से नहीं जी पाएगा। आरव सन रह गया। मैंने ये लिखा था। करण ने सिर हिलाया। हाँ, और शायद इसी शाप ने मुझे भी चैन से जीने नहीं दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे थे। दुश्मनी और पीड़ा के बीच एक अजीब रिश्ता था। तभी अचानक बाहर धमाका हुआ। गोदाम की खिड़की से आग की लपटें दिखीं। किसी ने बाहर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। करण चौंक गया। यह मैंने नहीं किया। आरव ने इधर उधर देखा। आग तेजी से फैल रही थी, और तभी धुएं के बीच एक परछाई दिखाई दी। वही अनजान चेहरा जो आरव ने सपने के आईने में देखा था। वह बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। आरव ने चीखकर कहा, तुम कौन हो? पर धुएं ने सब ढक लिया। आग बढ़ती जा रही थी। दरवाजा बंद था। करण और आरव अंदर फंसे थे। बाहर वह अजनबी खड़ा था। उसकी आंखों में वही ठंडी चमक। और कहानी फिर एक नए सस्पेंस पर ठहर गई। क्या वह अजनबी असली सूत्रधार है? क्या करण सच में दुश्मन था या सिर्फ मोहरा? क्या इस बार राजा फिर मरेगा या इतिहास बदलेगा? गोदाम की आग ने सब कुछ अंधेरा और धुएं में डुबो दिया। आरव और करण के चारों तरफ लपटें उठ रही थीं, और उनका रास्ता बाहर की ओर बंद था। आरव ने जल्दी से धुएं से आंखें बचाईं और करण की ओर देखा। हमें बाहर निकलना होगा, उसने चीखा। करण ने हाथ में डायरी पकड़कर सिर झुका लिया, पर आरव ने उसे खींचा। वे पीछे की ओर दौड़े, लेकिन लपटें तेजी से फैल रही थीं। एक भारी लकड़ी का दरवाजा उनके रास्ते में आया। आरव ने जोर से धक्का दिया। दरवाजा मुश्किल से खुला और धुएं का गुबार उनके चेहरे पर टकराया। जैसे ही वे बाहर निकले, सामने वही अजनबी खड़ा था। उसने धीरे से कहा, इतना आसान नहीं। इतिहास को हर बार दोहराया जाता है। आरव और करण ने देखा कि अजनबी के हाथ में एक पुरानी घड़ी थी। पर वह घड़ी साधारण नहीं थी। वह घड़ी टिक टिक नहीं कर रही थी, बल्कि अजीब तरह से चमक रही थी। अजनबी ने कहा, समय केवल रेखा नहीं, वृत्त है। और तुम्हारा खेल अभी शुरू हुआ है। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? तुम हमेशा छाया में क्यों रहते हो? अजनबी ने हंसते हुए कहा, मैं वह हूँ जो हर पीढ़ी में कहानियों के पीछे छुपा रहता है। मैं वह रहस्य हूँ जो तुम्हें डराता है और तुम्हें सीख देता है। मैं वही हूँ जिसने राजा की मौत, उसके पुनर्जन्म और हर मिलन की कहानी को देखा। और अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। करण चौंक गया।
तो तुम सच में वही हो जो सपनों में दिखता था। अजनबी ने सिर हिलाया। हाँ, और अब तुम्हें सिखाना होगा कि इतिहास कभी नहीं भूलता। प्रत्येक निर्णय का परिणाम होता है, और तुम्हारे पुनर्जन्म का मकसद केवल प्रेम नहीं, बल्कि न्याय भी था। आरव ने कदम बढ़ाया। तो हमें क्या करना होगा? अजनबी ने घड़ी को हवा में घुमाया और धुंधली रोशनी में एक दरवाज़ा दिखाई दिया, जो पहले वहां नहीं था। इसके अंदर तुम्हारे पिछले जन्म के सभी रहस्य हैं। पर याद रखना, जो भीतर जाएगा, उसे अकेले रहना होगा। ये खेल केवल साहस और बुद्धि का है। और अगर तुम हार गए, तो इतिहास फिर वही होगा जो पहले हुआ। आरव और करण ने एक दूसरे को देखा। आरव ने नैना को याद किया, उसकी आंखों में विश्वास और साहस। हमें जाना होगा, उसने कहा। करण ने सिर हिलाया। हाँ, पर तैयार रहो, ये केवल परीक्षा नहीं, यह एक सजा भी है। वे दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही वे अंदर आए, एक विशाल हॉल सामने खुला। दीवारों पर प्राचीन चित्र थे। चित्रों में वही राजा, वही लड़की, वही विक्रम और अजनबी की छायाएं थीं। पर सबसे अजीब बात ये थी कि चित्र धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे जीवित हों। और चित्रों में एक तीसरा चेहरा था, जिसे आरव ने पहले कभी नहीं देखा था। अजनबी ने कहा, ये वही है जो अभी तक छिपा हुआ था। तुम्हारे और तुम्हारी प्रेमिका के बीच की कहानी में केवल 2 लोग थे, पर तीसरा वही सच को बदल सकता है। हॉल के बीच में एक सोने की मूर्ति थी। मूर्ति के हाथ में वही खंजर था जिसे आरव और नैना ने खोजा था। पर खंजर अब चमक रहा था, जैसे किसी की ऊर्जा उसमें समाई हो। अजनबी ने कहा, यदि तुम खंजर को उठाओगे, तो तुम अपने पिछले जीवन का अंतिम सत्य जान जाओगे। पर चेतावनी, जो देखेगा, वह कभी वापस सामान्य जीवन नहीं पाएगा। आरव ने कदम बढ़ाया। उसने खंजर उठाया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसकी आंखों के सामने दृश्य बदल गए। वह अपने पिछले जन्म में लौट गया। वह वही रात थी, जब राजा पर हमला हुआ। पर अब उसने देखा कि सिर्फ विक्रम नहीं, बल्कि एक और छाया थी, जिसने वार को अंजाम तक पहुंचाया। छाया तेज थी, और वह हंस रही थी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। नैना वहां नहीं थी। वह महसूस कर रहा था कि उसे सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि सच्चाई को भी बचाना है। तभी एक ठंडी हवा चली। मूर्ति के खंजर से एक अजीब सी रोशनी निकली। रोशनी में वही तीसरा चेहरा उभरा। चेहरा आरव के बहुत करीब था। उसकी आंखें ठंडी और खाली थीं। और उसने कहा, तुमने सोचा कि तुमने सब जान लिया, पर यह केवल शुरुआत है। आरव ने खंजर कसकर पकड़ा। उसने खुद को तैयार किया, पर भीतर उसे यह डर था कि इस बार केवल उसकी जान ही नहीं, बल्कि नैना की भी जान खतरे में है। अजनबी ने पीछे से कहा, अब तुम्हारा समय कम है। यदि तुम सत्य को पूरा नहीं समझे, तो इतिहास फिर से वही दोहराएगा। और इस बार कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। हॉल की दीवारों पर चित्र धीरे धीरे जीवित हो रहे थे। वह तीसरा चेहरा हर दृश्य में दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि वह केवल खेल का मोहरा नहीं, बल्कि अंतिम रहस्य है। आरव ने खंजर को ऊपर उठाया, और तभी हल्की सी चीख गूंजी। वह नैना की थी, पर उसकी आवाज जैसे हवा में खो रही थी। वह उसे नहीं देख पा रहा था। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, प्रत्येक रहस्य का अपना समय और स्थान होता है। और तुम्हारा अंतिम सच अभी सामने नहीं आया। हॉल में अंधेरा बढ़ गया। दीवारों पर चित्र अब केवल हिल नहीं रहे थे, बल्कि बोलने लगे। राजा, विक्रम और तीसरी छाया सभी बोल रहे थे। और एक ही संदेश था, सत्य अब तुम्हारे हाथ में है, पर क्या तुम इसे पहचान पाओगे, या इतिहास फिर वही दोहराएगा? आरव खड़ा था, खंजर हाथ में, और अजनबी हॉल के छायाओं में गायब हो गया। नैना की आवाज धीरे धीरे हॉल में गूंज रही थी, आरव, संभल, सच को पहचानो। और कहानी एक ऐसे सस्पेंस पर रुक गई, जहां दर्शक ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अगला कदम क्या होगा। क्या आरव अपने पिछले जन्म का अंतिम सच जान पाएगा, या इतिहास फिर दोहराया जाएगा? कहानी आगे जारी रहेगी।